हाय एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी कंप्लीट सीरीज की महा मैराथन पार्ट 4। इससे पहले मैं पार्ट 3 ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट 3 में आपको पूरी सीडीपी कंप्लीट करा दूं, बट हो नहीं सका वो। तो इसलिए मैं आज आपके लिए पार्ट 4 लेके आई हूँ। इसमें आज आपकी पूरी सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके। इससे जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, मैंने सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएगी। जिन बच्चों को सीडीपी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल @पूनम 2917 पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ओके। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा कैसे काम करता है। ठीक है। अभिप्रेरणा का काम है कि आगे बढ़ाना। ठीक है। चला चलायमान रखना। ठीक है। आगे बढ़ते रहना। ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या एक मोटिवेशन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो वो क्या है, आपका मोटिवेशन है। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो। ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है चलायमान करना या गतिशील करना। गुड कहते हैं कि किसी कार्य का आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित बना देने को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लॉस करूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैंने शौक शौक में जिम शुरू कर दिया जाना। 2-3 दिन मैं गई, उसके बाद अरे छोड़, क्या मैं वेट लॉस करूंगी। ठीक है। लेकिन जो मोटिवेशन है वो आपको क्या करती है, किसी काम को करने में नियमित बना देती है, तो वो आपका मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है। थॉमसन ने एक स्टेटमेंट दी है, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। जो अभिप्रेरणा है वो इंटरेस्ट उत्पन्न करती है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक, संज्ञात्मक नहीं, भावात्मक तथा क्रियात्मक कारक है, जो चेतन या अचेतन ढंग से व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए क्रियाशील बनाता है। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका आंतरिक प्रकार, दूसरा होता है आपका बाह्य प्रकार। आंतरिक प्रकार वे आंतरिक शक्तियां जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं। ठीक है। जो आपके अंदर से आ रहा है। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है। और ये लंबे समय के लिए रहती है। ठीक है। इसलिए हम हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा को अपनाते हैं। ठीक है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, प्रसन्नता, आनंद, जिज्ञासा होते हैं, किसी काम को करने में हम बहुत जिज्ञासु हैं, भविष्य में सहायक रुचि। ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जो पहले से निर्धारित कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य है। जैसे आपको जॉब पानी है, सैलरी लेनी है, तो ये आपका सब किस में आ जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाएगा। ठीक है। जैसे नंबर प्राप्त करना, स्कॉलरशिप लेना, फर्स्ट आना, पुरस्कार लेना। ठीक है। दंड से बचना। ठीक है। प्रशंसा, ये सब आपके बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अधिगम में अभिप्रेरणा को हम कैसे यूज कर सकते हैं। विद्यार्थियों को रुचि का चुनाव करके, बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके, उनको एनकरेज करके, कक्षा का वातावरण सकारात्मक बनाकर। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा में लड़ाई झगड़े हो रहे हों। ठीक है। पूर्व ज्ञान से जोड़कर। ठीक है। उचित तत्परता का विकास करके। ठीक है। जब तक बच्चे रेडी नहीं होंगे किसी चीज को सीखने के लिए, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। तो तत्परता होना बहुत जरूरी होता है, और विचार प्रकट करने का उनको मौका देके। अब हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा का चक्र, मोटिवेशन साइकिल क्या होती है। ठीक है। इसका आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है। इसके सीक्वेंस से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया आता है। ठीक है। कोई भी काम हम तब करेंगे जब हमें उसकी जरूरत होगी। ठीक है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो उसकी आपको क्या है, जरूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, आप में उत्तेजना आएगी और आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप जॉब पा लेंगे,
तो जो आपका अराउजल है, रिडक्शन ऑफ अराउजल है, ठीक है, जो आपकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। और इस तरीके से आपकी ये साइकिल चलती रहती है। फिर आपकी दूसरी नीड आएगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करेंगे, फिर आप में उत्तेजना आएगी, फिर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, फिर जब आप अचीव कर लेंगे, फिर आपके रिडक्शन ऑफ अराउजल आ जाएगा, ठीक है, उत्तेजना में कमी आ जाएगी। अब यहाँ पर मोटिवेशन के अलग अलग टाइप बताए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। सबसे पहले हम मैस्लो को देख लेते हैं। मैस्लो ने जन्मजात जो भूख, ठीक है, जो जन्म से लेके आए, जैसे प्यास, नींद, भूख, ये क्या जन्मजात होती है। और एक होता है अर्जित, जो संपत्ति जो हम अर्जित करते हैं, नेम, फेम, पैसा, ये आपके अर्जित में आते हैं। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक प्रेरक जो आपका जन्मजात होता है, ठीक है, भूख, प्यास, ठीक है। कृत्रिम प्रेरक ये आपका अर्जित होता है, जैसे संपत्ति, नेम, फेम, ठीक है। फिर आता है गैरेट के अनुसार जैविक प्रेरक, जन्मजात को बोलते हैं भूख, प्यास। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रेरक, जैसे आत्मसम्मान, प्रेम की आवश्यकता। और आपका सामाजिक प्रेरक आपका संपत्ति में आ जाता है। फिर आता है हमारा अभिप्रेरणा का बाहरी आरोपण, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन। जब कोई व्यक्ति असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है तो उसे हम अभिप्रेरणा का बाहरी आरोपण कहते हैं। जैसे बुरी किस्मत, शिक्षक का पक्षपात होना, सिलेबस से बाहर, मैं कक्षा में फेल होगा क्योंकि बहुत ही टफ पेपर आया था और बहुत ही जो भी पूछा था वो सिलेबस से बाहर आया था, ठीक है, तो वो आपका अभिप्रेरणा का बाहरी आरोपण कहलाएगा। अभिप्रेरणा का आंतरिक आरोपण, इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन, जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराए, ठीक है। योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, ठीक है, मैं एग्जाम में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, ज्यादा टाइम से पढ़ा नहीं, तो ये आपके अभिप्रेरणा का आंतरिक आरोपण में आ जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे मैस्लो का सिद्धांत, मैस्लो थ्योरी, ठीक है। मैस्लो ने पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और आत्मसिद्धिकरण, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत दिया है। मैस्लो ने एक स्टेटमेंट दिया है, बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। अब क्यों है ये डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत? क्योंकि हर एक एज लेवल पर हम कुछ डिमांड्स करते हैं और जिन्हें हमें पूरा करना होता है। तो एक पिरामिड बनाया गया है मैस्लो द्वारा, ठीक है। पहला है आपका शारीरिक आवश्यकता। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली नीड क्या होगी, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। भूख, प्यास, नींद, ये आपका क्या होता है, निम्न स्तर। अगर आपको यही नहीं मिलेगा तो आप आगे के बारे में सोच ही नहीं सकते, इसी में निपट जाओगे, है ना। तो पहला क्या होता है, हमारा निम्न स्तर को पूरा करना। जब हमारा निम्न स्तर पूरा हो जाता है फिर बात आती है सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। तो सुरक्षा की आवश्यकता के अंदर जैसे कि बैंक में पैसा हो, हमारे पास एक रहने के लिए एक छत हो, जब ये पूरी रहती है तब आती है प्रेम की आवश्यकता, लव बिलोंगिंग्स, जैसे शादी हो जाए, प्यार, प्यार जिसमें हम प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, तो ये हमारी प्रेम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आती है हमारी सम्मान की आवश्यकता, सेल्फ स्टीम नीड आती है कि हमारा नाम हो, हमारी लोग रिस्पेक्ट करें। अब सबसे ऊपर की स्टेज आती है आपकी स्व यथार्थीकरण, ये सबसे उच्च स्तर होता है। यहाँ पर हम सब कुछ अचीव कर चुके हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे निपट भी जाए तो भी हमें कोई गम नहीं होता है। तो ये आपकी इतनी स्टेजेस बताइए। पहली आपकी होती है शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसमें हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके बाद हमारी आती है सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, बैंक में पैसा हो, घर हो रहने के लिए, ठीक है। फिर आती है प्रेम की आवश्यकता, शादी करते हैं हम इसमें, ठीक है, प्यार व्यार होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं सम्मान की आवश्यकता, हमारा नाम हो, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे उच्च स्तर होता है, ठीक है। अब अभिप्रेरणा के तत्व हैं, ठीक है, जो क्लॉड ने दिए थे, ने इन्होंने बोला, ये पहला था दिया था आवश्यकता, नीड। सेकंड आपका चालक, थर्ड है आपका उत्तेजक, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहला क्या है आपका नीड। नीड मतलब जब आपको भूख लगी होगी, कोई काम कर रही कि आपको भूख है, तभी तो आप उस काम को करोगे, ठीक है। अभी आपको भूख लग रही है, खाना खाने हैं, ठीक है, तो आप किचन में जाओगे, खाना खाओगे, तो ये आपकी नीड है। चालक, फिर उसके प्रति काम करना, गोल डायरेक्टेड बिहेव करना, ठीक है, आप किचन तक जाओगे खाना ढूंढ के, तो आप क्या कर रहे हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, चालक कर रहे हो, ठीक है। उत्तेजक, उद्दीपक, प्रोत्साहन, स्टिमुलेशन क्या होता है, किसी काम को करने की गति को बढ़ा देना, ठीक है। अब ये सिद्धांत के आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, ठीक है।
बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणा के सीखने को राजमार्ग बताया, हाईवे बताया है। हॉर्लो का आंतरिक वास्तविक प्रेरणा का सिद्धांत, हार्लोस थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक रियल, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई काम तो शुरू करते हैं हम बाहरी लालच के लिए, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी वास्तविकता प्रेरणा बन जाता है। हजबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है उन्होंने। अब आता है विक्टर बूम का प्रत्याशा सिद्धांत। विक्टर बूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा रिजल्ट है उस पर डिपेंड करता है कि हम मोटिवेटेड होंगे या नहीं होंगे, तो वो हमारा प्रत्याशा का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब क्लॉर्क हॉल ने सबलीकरण का सिद्धांत दिया, ठीक है, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत दिया, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत दिया, ठीक है, अंतर्नोद प्रणोद चालक का सिद्धांत इन्होंने दिया, और इनकी बुक का नाम था अ बिहेवियर सिस्टम, ठीक है। विलियम मैकडूल उद्देश्यवाद के जनक थे। उन्होंने कहा कि हर व्यवहार कोई के पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उनका कहना था कि हर व्यवहार का कोई कारण होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, और हर मूल प्रवृत्ति एक संवेग जुड़ा होता है, एक इमोशन जुड़ा होता है। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया जो जन्मजात होती है। उपलब्धि निष्पत्ति सिद्धांत मैक्सीलैंड द्वारा दिया गया, अचीवमेंट थ्योरी, ठीक है। अब हम ये 14 मूल प्रवृत्ति पढ़ लेते हैं जो मैकडूगल द्वारा दिए गए हैं, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली आपकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन मतलब कि आप किसी काम से कब भाग जाते हैं, ठीक है, जब आपके अंदर क्या होगा, डर होगा, तो ये आपका इमोशन जुड़ा है भय से। फिर है युद्ध युत्सा, मतलब आपकी युद्ध करने की इच्छा कब होगी, लड़ने की इच्छा कब होगी, जब आप में गुस्सा होगा या क्रोध होगा। थर्ड आपका निवृत्ति, हटना या छुटकारा पाना, आप किसी चीज से निकलना चाहते हो, ठीक है, लेट गो करना चाहते हो, उससे हटना चाहते हो, तो उससे आप कब हटोगे, जब आप में उसके प्रति क्या होगी, घृणा होगी। फिर अब पुत्र कामना, ठीक है, हमारा लड़का हो जाए, ये कब होगा, माँ के प्रेम वात्सल्य से। शरणागत, जब शरणागत मतलब कि कोई आपको क्यों शरण में लेगा, जब उसके मन में आपके प्रति दया होगी, ठीक है। काम प्रवृत्ति, ठीक है, सेक्स डिजायर, ठीक है, ये किससे जुड़ा है, कामुकता से। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, किसी काम को करने की क्यूरियोसिटी कब होगी, जब आप क्या होंगे, आश्चर्य होंगे, जैसे ओ माय गॉड, और आप सोचोगे ये काम कैसे हुआ, ठीक है। दीनता मतलब बेचारे, आपके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है। आत्मगौरव, सेल्फ स्टीम, आत्माभिमान, ठीक है, कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। सामूहिकता, आप सामूहिकता ग्रुपिज्म कब करोगे, ग्रुपिज्म तब करोगे जब आप अकेले होगे, ठीक है। भोजना अन्वेषण, भोजन की खोज कब करोगे, जब आपको भूख लगेगी। संग्रह, ठीक है, किसी चीज को कलेक्शन तब करोगे जब उसका आपके पास क्या होगा, राइट होगा। रचना, किसी चीज को क्रिएट कब करोगे, जब आपको कुछ बनाना है, कृति करना है, ठीक है। हास्य, हंसना, तो ये किससे जुड़ा होगा, जब कोई जोक वोक होंगे तब आप उससे हंसोगे, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने, इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई, जीवन और मृत्यु, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लिबिडो, जो प्रेम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, ओके। यहीं पर ही हमारा मोटिवेशन का चैप्टर फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग। शिक्षण क्या है, शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में इंटरेक्शन करके पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को, अपने कौशल स्किल्स को, अपने व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम टीचिंग कहते हैं। जब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी नॉलेज को आप तक ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये क्या है, आपका शिक्षण कहलाता है। बीएफ स्किनर ने एक स्टेटमेंट दी है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम होता है। जॉन डुई ने शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी है, ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण स्वतंत्र चर होता है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। छात्र आश्रित चर होता है, क्योंकि जो छात्र हैं वो डिपेंड करते हैं टीचर पर, करिकुलम पर, ठीक है। और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। शिक्षण के उद्देश्य व महत्व, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। अब शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हम ये क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हो उससे अपने बिहेवियर में चेंज करते हो, तो वो क्या है, शिक्षण के द्वारा किया जाता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम है इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इससे समाज का विकास होता है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, एक अच्छे शिक्षण की क्या क्या विशेषता होंगी। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए,
अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, जो भी करिकुलम है वो अच्छे से डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी मेरी क्लास बहुत सारे बच्चे ले, चाहे वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपी टेट रीट, ठीक है। तो मैं सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या कर रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। जो जो उनके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण में निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर, ठीक है। बिग्गी के अनुसार बिग्गी ने 3 लेवल बताए हैं। पहला लेवल आपका मेमोरी, स्मृति। दूसरा लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग, समझ। तीसरा लेवल है आपका रिफ्लेक्सिव, चिंतनशील, ठीक है। मेमोरी लेवल जो आपका हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान है उसमें आपके 5 स्टेप्स आते हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, समानीकरण और उपयोग आता है। फिर है सेकंड आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, समझ, थॉटफुल, जो मॉरिसन प्रतिमान है। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर में 5 पद होते हैं। पहला है खोज, सेकंड है आपका प्रस्तुतिकरण, थर्ड है आपका आत्मीकरण, फोर्थ है आपका व्यवस्था संगठन, फिफ्थ है आपका वाचन अभिव्यक्तिकरण। थर्ड लेवल है आपका रिफ्लेक्सिव, चिंतनशील। ये अपर थॉटफुल लेवल होता है जो हंट प्रतिमान है। इसमें आपके 4 स्टेप्स बताए हैं। पहला है क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, आप पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट करोगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परिकल्पना दोगे। फिर डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, फिर उसके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करोगे, ठीक है। फिर उसकी टेस्टिंग करोगे, ओके। हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? बेसिकली शिक्षण सूत्र जो आए थे शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आए थे। कैमियस और हर्बर्ट ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के सामान्य नियम निर्धारित किए, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सरल, हमें हमेशा बच्चों को सरल से जटिल की ओर पढ़ाना है, ठीक है। जो बच्चों जो पहले इजी कॉन्सेप्ट है वो बताना है, फिर इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चे पहले से जानते हैं उस पर हमें नए ज्ञान का निर्माण करना है। फिर स्थूल से सूक्ष्म, पहले बच्चों को जनरल चीजें करानी है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल पर जाना है। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित मतलब, ठीक है, जैसे पहले छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले काउंटिंग नहीं आते, वो बोलते हैं बहुत सारे ये, फिर हम उसके बेस पे निश्चित की ओर, फिर हम उनको 1 2 3 काउंटिंग सिखाते हैं, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो बच्चे जानते हैं जिनको वो देख सकते हैं उस पर पढ़ाना है, ठीक है। और फिर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, दृष्टांत से सिद्धांत और आगमन विधि पर आधारित है, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये गैस्ट्लॉट पर आधारित है। और अनुभव से तर्क की ओर जाना, ठीक है। बच्चों में पहले क्या होता है, बच्चा एक्सपीरियंस करता है फिर लॉजिक लगाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे खेल विधि। खेल विधि किसने दी है? प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड कुक ने दिया है, लेकिन जो खेल प्रणाली है, ठीक है, वो आपकी फ्रॉबेल द्वारा दी गई है। इसको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो खेल विधि किसने दी है? कुक ने दी है, लेकिन जो खेल प्रणाली है वो आपकी फ्रॉबेल ने दी है। फिर ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, खोज करके सीखना, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा। विनेटिका विधि, इकाई विधि, जो कॉल्टन वाशवन ने दिए। और मॉन्टेसरी विधि मेरिया मॉन्टेसरी ने दिए। इन्होंने कहा कि जो भी बच्चे लर्निंग करेंगे वो अपनी इंद्रियों से करेंगे, सेंस बेस्ड टीचिंग होगी, ठीक है। हमें बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से सिखाना है। फिर आता है हमारा डॉल्टन विधि, मिस हेलेन परखस्ट। फिर फ्रॉबल ने एक स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा है कि बालक करके सीखते हैं और बालक के करके सीखने द्वारा ज्ञान वो स्थायी होता है, ठीक है। जो भी हम करेंगे वो लर्निंग बाय डूइंग होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम वो सीखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस में आ जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। फ्रॉबिल ने गेंद के खेल को ज्यादा महत्व दिया है। मैकडूगल ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि रुचि प्रश्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक पहलू होता है। अब हम बात करेंगे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जो हम छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। हम बच्चों को सबसे पहले कोई एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद हम नियम की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कबूतर
पंख से उड़ता है, ठीक है। फिर चिड़िया पंख से उड़ती है, फिर हम बोलते हैं सारे पक्षी पंख से उड़ते हैं, तो ये आपका किस में आ जाएगा, आगमन विधि में आ जाएगा। पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर हम उसको नियम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने संज्ञा पढ़ाया, तो पहले मैंने संज्ञा के आपको उदाहरण दिए, उसके बाद मैंने आपको संज्ञा की डेफिनेशन बताई, तो वो आपका इंडक्टिव मेथड में आता है। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय मुख्य रूप से 4 सोपानों का प्रयोग किया जाता है, 4 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले उदाहरण का प्रेजेंटेशन होता है, फिर नियमीकरण या समानीकरण, फिर निरीक्षण करना, फिर परीक्षण एवं सत्यापन करना। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं, ठीक है। ये नियम से उदाहरण की ओर चलता है। पहले समान नियमों का प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है, ये बड़े बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। फिर संबंधों की स्थापना, फिर उदाहरणों द्वारा परीक्षण, ठीक है। अब ये कुछ मॉडल हैं जो आपको याद करने, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है सोशल इंक्वायरी मॉडल, ये बेंजामिन द्वारा दिया गया था, बेंजामिन कॉक्स एंड ब्यूरोन मैसिल्स, ठीक है। ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल, ये आपका रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा दिया गया। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑफ उजबेल, ठीक है, ये आपका उजबेल ने दिया है। सचमैन्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है, ये आपका सचमैन द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ ब्लूम, ठीक है, ये आपका ब्लूम द्वारा दिया गया है। ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, तो ये किसने दिया, आपका ब्रूनर ने दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। माइक्रो टीचिंग के जनक आपके D.W. एलन है, ठीक है। बेसिकली माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम किसी भी स्किल को एक्वायर करते हैं, ठीक है, कि हमें कोई भी स्किल है, जैसे कि कैसे पढ़ाना है, ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज करना है, उस स्किल को एक्वायर किया जाता है, ठीक है। पहला इसमें स्टेप होता है लेसन प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लेसन प्लान करते हैं, जो आपने बीएड में किया होगा। इसके जो टाइम पीरियड होता है टोटल 36 मिनट होता है, और लेसन प्लान के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई भी टाइम नहीं होता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब टीच के लिए शिक्षण आपको पढ़ाना कितनी देर के लिए, 6 मिनट के लिए। फीडबैक, जो आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसे पढ़ाया, तो वो आपका 6 मिनट का होता है। फिर आपको दोबारा रीप्लान करना होता है, उसके लिए आपको 12 मिनट मिलते हैं। फिर आपको दोबारा पढ़ाना होता है, रीटीच, ये इसका 6 मिनट होता है। और फिर आपको दोबारा रीफीडबैक मिलता है, इसका भी टाइम पीरियड 6 मिनट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लेसन प्लान के लिए कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है, और ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। पहले क्या बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद हम टीच करते हैं, फिर हमें फीडबैक मिलता है, फिर हम री प्लान बनाते हैं, फिर हम री टीच करते हैं, और फिर हमें री फीडबैक मिलता है। तो यही आपको सीक्वेंस याद करना है, और इसका टोटल जो टाइम होता है वो 36 मिनट होता है। और इसके अंदर 4 से 5 बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी क्लास के बच्चों को बिठा लिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत, प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग किसने दी है, बहुत बार बता चुकी हूँ, प्रोग्राम लर्निंग आपके BF स्किनर के द्वारा दी गई है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत है जो इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है छोटे सोपानों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, बच्चों को तोड़ तोड़ के सिखाना है। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। फिर है तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। और फिर आपका छात्र परीक्षण का सिद्धांत, ठीक है। फिर है आपका, अब हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। पहला है आपका रेखीय या बाह्य अभिक्रम, लीनियर, ठीक है, इसका प्रतिपादन आपका BF स्किनर द्वारा किया गया था। यह अधिगम रेखीय है, जिसमें क्रमिक या सीधी व्यवस्था होती है। फिर सेकंड है आपका शाखीय या आंतरिक क्रिया अभिक्रम, जिसे ब्रांच लर्निंग भी कहते हैं। इसका विकास आपका नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। इस विधि को क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कहते हैं। फिर थर्ड है आपका अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम। इसका विकास थॉमस F गिलबर्ट ने 1962 में अमेरिका के गणित विषय के प्रत्यों के लिए किया था। अब हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, परिवेश शैली क्या होती है, ठीक है, और परिवेश शैली किसने दी है, डायना बॉमरुद ने
दिया है। इन्होंने दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, एक है हमारा वार्मथ, ठीक है, जो हमारा केयर होता है, ठीक है, और एक होता है कंट्रोल, ठीक है। अब हम एक एक करके सीखेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल चार टाइप की इन्होंने बताई है। पहले आपके ऑथोरिटेरियन, अधिकारवादी, जिसे सत्तावादी भी बोलते हैं। ऑथोरिटेटिव दूसरी आपकी आधिकारिक, साधिकारात्मक, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज आप इंग्लिश में ही याद करें इसे। फिर थर्ड आपकी परमिसिव, अनुमोदक या अनुज्ञात्मक, ठीक है। फिर फोर्थ आपके निग्लेक्टफुल, लापरवाही शैली या बेपरवाह, असावधानीपूर्व शैली, ठीक है। ये आपकी चार पेरेंटिंग स्टाइल है। पहली आपकी ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव और निग्लेक्टफुल, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, पहले हमारी पेरेंटिंग स्टाइल आती है ऑथोरिटेरियन, अधिकारवादी, सत्तावादी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स है बच्चों को प्यार, वार्मथ बहुत कम होता है, ठीक है, प्यार लाड पर ये बहुत कम होता है, लेकिन कंट्रोल ज्यादा होता है, नियम कानून बहुत ज्यादा बनाए। अगर बच्चे ने किसी नियम को तोड़ दिया तो बच्चे की बहुत डांट पड़ेगी, बहुत पिटाई पड़ेगी। तो ये आपकी ऑथोरिटेरियन शैली होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, डर डर के रहता है, कभी वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसमें रूल्स ज्यादा होते हैं, और ठीक है, रूल्स ज्यादा होते हैं, और रूल्स तोड़ने पर उनको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो बच्चा यहाँ पे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। तो ये सबसे बेकार शैली होती है। फिर आती है ऑथोरिटेटिव, ठीक है। इसमें बच्चों को प्यार भी ज्यादा मिलता है, वार्मथ भी जाता है, और कंट्रोल भी जाता है, ठीक है। इसमें अगर बच्चे ने किसी नियम को तोड़ दिया है या उसने कुछ गलत किया है, तो यहाँ पे बच्चे को मारा पीटा नहीं जाएगा, बल्कि डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो जिससे बच्चा क्या बनता है, इंडिपेंडेंट बनता है, सेल्फ डिसीजन ले लेता है, और ये सबसे बेस्ट प्रणाली होती है, बेस्ट शैली होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। अगर बच्चे ने कोई रूल तोड़ा है तो क्यों तोड़ा है उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ना कि उसको डराया धमकाया जाएगा। थर्ड है आपके परमिसिव, अनुमोदक या अनुज्ञात्मक। इसमें बच्चों में प्यार बहुत ज्यादा होता है और कंट्रोल बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चों ने डिमांड कर दी, मम्मी मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, तो क्या है, पेरेंट्स उसको दिला देंगे, हाँ बेटा ले ले, ठीक है। और ऐसे में बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं और अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो ये, और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, इससे बच्चे क्या बनते हैं, केयरलेस बनते हैं। तो ये भी अच्छी शैली नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ है आपकी निग्लेक्टफुल, ये तो सबसे ही खराब है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स को बच्चों के लिए प्यार भी नहीं होता है और कंट्रोल भी नहीं होता। जैसे कि बच्चों को हॉस्टल भेज दिया, ठीक है, अब बच्चा वहां पे क्या कर रहा है पेरेंट्स को भी नहीं पता है, ना कोई कंट्रोल है, ठीक है। तो ये क्या, लापरवाही वाली शैली होती है, ठीक है। तो ये सबसे वर्स्ट स्टाइल होती है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और एनईपी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा शिक्षा नीति 1968 में आई थी, फिर उसके बाद हमारी 1986 में आई, उसके बाद हमारी 34 वर्षों बाद हमारी शिक्षा नीति आई एनईपी 2020। इसके लिए एक समिति बनाई गई, कस्तूररंगन समिति, ठीक है। इसका नाम बदल गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। और इससे एक बड़ा चेंज आया, पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी 10+2 को फॉलो करती थी, अब जो नीति आई है वो 5+3+3+4 को फॉलो करती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। सरकार द्वारा उल्लेखित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जो हमारा करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, जो हमारा इवोल्यूशन मूल्यांकन करने का बच्चों का तरीका होगा, वो कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई बीमार है एग्जाम टाइम में, तो हम उस बच्चे का एग्जाम बाद में ले लेंगे जब वो ठीक होकर आएगा, ठीक है। कोई भी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटी, शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियां आपस में जुड़ी होनी चाहिए। जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम बच्चों को एक्टिविटीज कराएंगे, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, बहुविषय का यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे हमने मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें अंक गणित होता है, रेखा गणित होता है, ठीक है। फिर आपका एसएसटी,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, हमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बहुविषयक का अप्रोच का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करानी है, बच्चों को रटाना नहीं है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट पर जोर देना है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन कराना है बच्चों को, ताकि बच्चे चीज़ों को समझकर उसको एनालाइज कर सकें। बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, रचनात्मक आकलन करना है, ठीक है। टीचर को बच्चों को निरंतर आकलन करते रहना है, ठीक है, कि हमें ताकि पता चले कि बच्चों के में कितना प्रोग्रेस हुआ है। फिर हमें बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट करना है, बच्चों के हर एक पक्ष का आकलन करें, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो अशैक्षिक हो, ठीक है। फीचर्स ऑफ एनईपी 2020। एनईपी की क्या क्या विशेषता है? क्वालिटी देनी है, बच्चों को गुणवत्ता देनी है। अफोर्डेबिलिटी, हर कोई अफोर्ड कर सके, ज़्यादा महंगी शिक्षा ना हो किसी के लिए। इक्विटी, समता होनी चाहिए, क्षमता के अनुसार शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हैं। एक्सेस, सभी तक पहुंच सके। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। एक कमेटी बनानी होनी चाहिए कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ पा रहा है या फिर बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है तो उसके लिए एक जवाबदेहिता होनी चाहिए, ठीक है। फिर है टीचर स्टूडेंट रेशो 1:30 होना चाहिए। 30 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए, लेकिन जो विशिष्ट एवं पिछड़े बालक है उनके लिए 1:25 होना चाहिए। 25 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए। अब जो हमारा न्यू स्ट्रक्चर बना है एजुकेशन का, 5-3-3+4 बना है, ठीक है। तो 5 ईयर में सबसे पहले 3 साल का बच्चा आएगा, ठीक है, जो प्ले ग्रुप में जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इस क्लास में कंप्लीट करेगा। फिर 3 ईयर बच्चा 3rd 4th 5 क्लास को कंप्लीट करेगा। फिर 3 ईयर फिर बच्चा 6th 7th 8th को कंप्लीट करेगा। एंड में 4 में आपको बच्चा 9th 10th 11th 12th को कंप्लीट करेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर कहता है। 3 से 18 साल के बच्चों के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। एनसीएफ 2005। एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चों को रटाना नहीं है, यह रटन प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है, खिलाफ है, तथा हमें रचनात्मक पर जोर देना है। हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट पे जोर देना है ताकि बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सके। एनसीएफ का मेन थीम है कि एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने पर जोर देता है कि हमें बच्चों को फिजिकली कोई प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बर्डन हो गया, ज़्यादा बुक्स किताबों में बैगों में भरी पड़ी हैं, हमें बच्चों को एग्जाम का प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। हमें बच्चों को लर्निंग करानी है विदाउट बर्डन, ठीक है। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है जो निम्नलिखित हैं। शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि शिक्षा सिर्फ 4 दीवारों में कैद हो जाए, बल्कि हमें शिक्षा को रियल लाइफ से भी जोड़ना है। शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, ठीक है। फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, ऐसा ना हो कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक ही रह जाए, ठीक है। हमें बुक्स तक नहीं पढ़ाना है, ठीक है, हमें बच्चों को ओवरऑल एजुकेशन देनी है। 4th पॉइंट है आपका, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है ताकि कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है। जो एग्जाम सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल करना है और हमें उसको क्लास की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे जोड़ना है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय हित का माहौल बनाना है, ठीक है। ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि बच्चों में राष्ट्रीय हित की भावना है, शांति बनी रहे। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे डिस्क्रिमिनेट करने लगे, भेदभाव करने लगे। कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का अच्छा सूचक नहीं माना जाता है, बल्कि अच्छी शिक्षा का सूचक क्लास में बच्चे क्या करें, डिस्कशन करें, ग्रुप लर्निंग करें, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय एवं सामाजिक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों की आवाज़ों या उनके अनुभवों को वरीयता देना है। एनसीएफ 2005 मातृभाषा द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का समर्थन करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि इसमें अधिगम स्वाभाविक वातावरण में होता है तथा इसके आगे त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने को कहता है। त्रिभाषा सूत्र उसे कहते हैं, हमें बच्चों को 3 भाषा में शिक्षा प्रदान करनी है। पहली भाषा मातृभाषा, फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, फिर उसकी एक विदेशी भाषा आ जाएगी, ठीक है। अब बहुत से बच्चे नॉर्थ साइड में रहते होंगे तो उनकी मातृभाषा हिंदी होगी, ठीक है, तो उनको हम इंग्लिश देंगे।
और विदेशी भाषा में एक संस्कृत हम ऐड कर देंगे या फिर कोई भी लैंग्वेज हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब जो बिहार के बच्चे होंगे तो उनकी फर्स्ट जो मदर टंग होगी वो बिहारी होगी, ठीक है, भोजपुरी होगी। फिर उसके बाद हम उनको हिंदी सिखाएंगे, दूसरी भाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा हो गई, और थर्ड उनकी विदेशी भाषा जो उनकी अंग्रेजी हो गई। तो ये आपका त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। फिर एनसीएफ 2005 उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का विरोध करता है, पास फेल का विरोध करता है तथा इसकी जगह ग्रेडिंग प्रणाली पर जोर देता है। अब है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। ये आर्टिकल 21A में ऐड हुआ, ठीक है। 86 अमेंडमेंट में जब संविधान संशोधन हुआ था दिसंबर 2002 में, ठीक है। ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी ऐड किया गया है। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेनी होगी। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, और जो दिव्यांग बालक हैं उनको 6 से 18 तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और यहीं पर ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति एवं विस्मृति, ठीक है। स्मृति किसे कहते हैं, ठीक है। मेमोरी किसे कहते हैं, जो हमारे पूर्व अनुभव है, ठीक है, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस है, पुरानी इंफॉर्मेशन है, उसको अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखना, उसी को हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और जो हम जब याद करें वो चीज़ हमें याद आ जाए तो वही हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। लेकिन जो चीज़ें हमें याद करने पर भी याद ना आए वो विस्मृति कहलाता है, फॉरगेटिंग कहलाता है। अब मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव जिसमें आपका रिमेंबर आता है, ठीक है, जब हम चीजें याद करें हमें याद आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमेंबर, ठीक है। जब हम चीजों को याद करें और याद करने पे भी याद ना आए तो वो आपका फॉरगेटिंग कहलाता है, और ये नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेमोरी पूर्व अनुभूति को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने की क्षमता होती है। अब स्मृति के तत्व कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, पहला है संकेतन एनकोडिंग, दूसरा है संचय या पंजीकरण स्टोरेज और रजिस्ट्रेशन, फिर है थर्ड पुनः प्राप्ति रिट्रीवल, ठीक है। संकेतन एनकोडिंग उसे कहते हैं जब संकेतन में किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना को प्रत्यक्षण कर निश्चित रूप से तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करना, स्मृति चिन्हों का निर्माण करना, ठीक है। अगर हम रास्ते में जा रहे थे, हमने कोई चीज देखी, कोई सिंबल देखा, या कैट का ये सिंबल है, ठीक है, एक्स है, तो हमने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एनकोडिंग, ठीक है। संचयन या पंजीकरण, ठीक है, जो हमने इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया अब हमने उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, सूचनाओं को स्टोर करके रखना, ये आपका संचयन या पंजीकरण में आता है। फिर अब पुनः प्राप्ति, पुनः याद करने की कोशिश करने पर याद आ जाना, ठीक है। फिर हमने जो पहले हमने इस सिंबल को देखा उसको हमने ग्रहण करा, फिर अपने दिमाग में स्टोर किया, फिर हमने उसको दोबारा याद किया, वो हमें याद आ गया, तो वो आपका पुनः प्राप्ति कहलाता है। अब स्मृति के कितने प्रकार हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के 4 प्रकार है। पहला है आपका संवेदी स्मृति, फिर आपका लघु अवधि स्मृति, फिर आपका चलन स्मृति, फिर आपका दीर्घ स्मृति, ठीक है। उसको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। संवेदी स्मृति में, संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी, ठीक है, इसमें हम सूचना को सिर्फ 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए हम अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। तो सूचना को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए व्यक्ति रख पाता है। प्राप्त सूचनाओं को उनके मौलिक रूप में अर्थात उसके बिना किसी किसी हेर के रखा जाता है, ठीक है। संवेदी स्मृति को संवेदी रजिस्टर, संवेदी संचयन के नाम से भी जाते हैं। तो संवेदी स्मृति के 2 प्रकार है। पहला है आपका प्रतिमा संबंधी स्मृति, फिर दूसरा है आपका प्रतिध्वनिक संबंधी स्मृति। प्रतिमा संबंधी स्मृति देखी हुई वस्तु को 1 सेकंड या कम समय तक एक दृष्टि चिन्ह बनाकर रख पाते, ठीक है। आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने कोई दुकान देखी, ठीक है, तो आप उस दुकान का आपने नाम पढ़ा, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद आप उस नाम को भूल जाएंगे क्योंकि बहुत सारी दुकानें आती जा रही है, तो आप सिर्फ उसको 1 सेकंड या उससे कम समय के लिए आप उसको इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई साइन बोर्ड हो गया। फिर है प्रतिध्वनिक संबंधित स्मृति, इकोइक मेमोरी, कोई सुनी हुई आवाज या श्रवण चिन्ह को 1 सेकंड या उससे थोड़े समय अधिक तक रख पाते हैं। इसमें इसके अंदर हम किसी साउंड को थोड़े से समय में हम स्टोर कर पाते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, कोई किसी का नाम चिल्ला रहा था, तो आपने थोड़े से ही समय के लिए उसको स्टोर कर पाते, तो वो आपकी इकोइक मेमोरी आ जाएगी।
फिर आपकी लघु अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। विलियम जेम्स ने लघु अवधि स्मृति को प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी कहा है। ये याद रखना, विलियम जेम्स ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा है। उन्होंने कहा है कि लघु अवधि स्मृति में किसी घटना को 20 से 30 सेकंड तक हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, लघु अवधि स्मृति में चंकिंग, खंडन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने फैमिली वालों के नंबर याद कर रखे होंगे। ठीक है, तो आपने पूरे तो नहीं याद कर रखे, 9,85,000 ऐसे तो नहीं लर्न करोगे, तो आपने टुकड़ों में याद कर रखा होगा। ठीक है, 9, 8, 7, 6, ठीक है, 44 ऐसे करके आपने उसको याद कर रखा हो। तो चंकिंग, इसी में ही आपकी चंकिंग आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जिसमें हम चीजों को टुकड़ों में करके याद करते हैं। फिर आता है आपका चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का प्रतिपादन बैडली द्वारा किया गया था। इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को 20 से 30 सेकंड तक अपने माइंड में रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तथा एक ही साथ संसाधन बदलना भी कर सकते हैं, और इसी में हम चीजों को बदल भी सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रीजनिंग कर लगाते हो, ठीक है, मैथ्स करते हो, उसमें आप तोड़ मोड़ कर सकते हो, हेर फेर कर सकते हो। तो हेर फेर भी आपका वर्किंग मेमोरी में ही आता है। बैटली ने इसको मानसिक वर्क बेंच कहा है, क्योंकि इसमें सूचनाओं को जोड़ तोड़ कर सकते हैं। समस्या समाधान भी इसी में आता है। चलन स्मृति 3 स्तरीय तंत्र होता है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी में 3 लेयर काम करती है। पहला आपका ध्वनि ग्राम्य लूप, फोनोलॉजिकल नैप। ठीक है, इसमें हम शब्दों की आवाजों को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर पाते हैं, जो साउंड्स होती है हम उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर पाते हैं। फिर आपका दृष्टि स्थानिक किच पैड, ठीक है, विजुअल स्पेक्टिकल स्केच पैड। पुरुषों में ये अच्छी होती है। ठीक है, जब हम कभी भी रास्ते में जा रहे होते तो पुरुषों को गर्ल्स के कंपैरिजन जल्दी से लर्न हो जाता है, लेकिन वही लेडीजों को जल्दी से रास्ते याद नहीं होते, तो इसमें पुरुष बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। यह दृष्टि तथा स्थानिक सूचनाओं को संसाधित करता है। फिर आपका केंद्रीय कार्यपालक, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर का काम करता है। इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है। ठीक है, उसको स्टोर, और किस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, तो इसका काम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का होता है। यह ध्वनि ग्राम्य लूप एवं दृष्टि स्थानिक स्केचपैड की सूचनाओं को न केवल समन्वित करता है, बल्कि दीर्घकालीन स्मृति को भी समन्वित करता है। यह एक पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। किस सूचना को अपेक्षित करना है और किस सूचना को महत्व देना है, किस सूचना को बाहर निकालना और किसको इम्पोर्टेंट देना है, यह कार्य केंद्रीय कार्यपालक का होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का होता है। अब आती है हमारी दीर्घ अवधि स्मृति, लॉन्ग टाइम मेमोरी। ठीक है, विलियम जेम्स ने इस स्मृति को द्वितीयक स्मृति कहा है। धारण अवधि कम से कम 30 सेकंड और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम तक आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, बस मिनिमम आपका 30 सेकेंड होगा, उसके ऊपर कितना भी जा सकता है। बॉटलेट ने एलटीएम को 2 प्रकार में बांटा है लॉन्ग टाइम मेमोरी को। पहला है आपका अघोषणात्मक स्मृति, अस्पष्ट स्मृति, संकृत स्मृति भी कहते हैं। फिर आता है घोषणात्मक स्मृति, जो स्पष्ट स्मृति होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। अब हम बात करेंगे अघोषणात्मक, ठीक है, नॉन डिक्लेरेटिव। इसमें ऐसी चीजें आती है जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें वो चीज करके दिखानी पड़ेगी, प्रोसेस करके बताना पड़ेगा। जैसे साइकिल, ठीक है, साइकिल आप बता सकते हो कैसे चलाते, क्या है, आपको दिखाना पड़ेगा। स्विमिंग आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपका नॉन डिक्लेरेटिव में आ जाता है। फिर आता है डिक्लेरेटिव, जिसमें आप चीजों को बताते हैं। ठीक है, जैसे कहानी सुनाना, तो ये आपका डिक्लेरेटिव में आ जाएगा। टुलवी ने एलटीएम को 2 प्रकार में बांटा है। पहला है आपका एपिसोडिक प्रासंगिक स्मृति, फिर आपका सिमेंटिक अर्थगत स्मृति। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें किसी भी घटनाओं को याद रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें महिलाएं बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपने मुझे बर्थडे पे क्या दिया था, हमारी एनिवर्सरी तब आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया, आपने मुझे क्या बात बोली थी। ठीक है, तो इसमें महिलाएं बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से घर में क्या होता है, कलेश होता है। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, अर्थगत स्मृति वे स्मृति होती है जिसमें हम किसी चीज के मीनिंग को याद रखते हैं। जैसे कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, तो इसमें हम किसी भी वर्ड के अर्थ को याद करके रखते हैं।
अब हम बात करेंगे स्मरण का स्वरूप, नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग। स्मृति के धनात्मक पक्ष, पॉजिटिव एस्पेक्ट को स्मरण कहते हैं। इसमें 4 तरह की प्रक्रियाएं होती है, 4 तरह के पक्ष होते हैं। इसे वुडवर्थ ने दिया है। पहला है सीखना। मैं अभी आपको मेमोरी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, ये आपका पहला स्टेप होगा। फिर उसको धारण करना, रिटेन करना, ठीक है। फिर उसको प्रत्यास्मरण करना, रिकॉलिंग करना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करें, वो याद आ जाए, ठीक है। पहले आप चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करेंगे, फिर उसको अपने दिमाग में स्टोर करेंगे, धारण करेंगे। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और जब वो चीज़ याद आ जाए तो आपका रिकॉग्नाइजिंग कहलाएगा, ठीक है। स्मरण पर 2 तरह के विचारधारा व्यू प्रिंट्स दिए गए हैं। पहला है स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है, जो एबिंगहॉस ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जैसा हम याद करते हैं और वैसी एज इट इज़ हमें याद हो जाता है। तो बिल्कुल ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है, बार्टलेट ने कहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्मरण का स्वरूप है वो बिल्कुल रचनात्मक होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कोई मूवी देखने गए हो, ठीक है। फिर आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई कैसी मूवी थी, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा हेर फेर करोगे और ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ और जोड़ने की कोशिश करोगे। तो जो स्मरण होता है वो क्या होता है, रचनात्मक होता है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था रिमेम्बरिंग। उसके बाद है धारण की जांच की विधियां। जब भी आप किसी भी चीज को याद रखते हैं तो उसके मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है प्रत्यवहन विधि या पुनरुत्पादन विधि, जो जिसे रिकॉल मेथड भी कहते हैं। दोबारा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें हम चीजों को बार बार याद करते हैं। फिर है आपका सेकेंड मेथड प्रत्यभिज्ञान विधि, रिकॉग्नाइजेशन मेथड। पूर्व सीखी हुई चीज को नया देखने पर याद आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो आपके सिमिलर होंगे बीएड में। अब बच्चे जिन्होंने बीएड में पढ़ रखा है वो कहेंगे मैम हमने तो ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि ये हमारे बीएड में भी ये टॉपिक्स थे। तो क्या इसका मतलब ही क्या होता है, पूर्व सीखी हुई चीज को नया देखने पर याद आ जाए। फिर है पुनः सीखना विधि, रीड लर्निंग, बचत विधि इसे कहते हैं। ये सेविंग मेथड होता है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम उसको बार बार जब रिवीजन करते हैं तो हमें टाइम कम लगने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं पुनः सीखना विधि, और इसे सेविंग मेथड भी कहा जाता है। फोर्थ है हमारा पुनः निर्माण विधि, रिकंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें हम नए चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने उसकी क्या बना ली, शॉर्ट ट्रिक्स बना ली, तो कुछ नया ऐड कर लिया, तो यही आपका पुनर्निर्माण विधि कहलाता है। फिर है आपके लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। ये कुछ मॉडल हैं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पहला है आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया है। इसमें क्या है, फर्स्ट पे स्वेलो लेवल, जिसमें हम चीज़ों को ऊपर ऊपर याद रखते हैं, ठीक है। डीप लेवल, बिल्कुल डीप में लर्न करना, याद रखना। द स्टेजेस ऑफ मेमोरी, एल्किंस शिफ्रिन ने दिया है। इसमें सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। फिर आपका मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये वाग एंड नॉर्मल द्वारा दी गई है। एसटीएम, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर है विस्मरण का स्वरूप, नेचर ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। फॉरगेटिंग मीन्स जो हम चीजें भूल जाते हैं, ये स्मृति का नकारात्मक पक्ष होता है। विस्मरण की 2 विचारधारा है। विस्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है, जो एबिंगहॉस ने कहा है, और इन्होंने कहा है कि विस्मरण स्वयं ही धीरे धीरे समय के साथ निष्क्रिय होने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगर हम चीज़ों को बार बार याद नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को भूल जाएंगे। तो विस्मरण क्या है, एक निष्क्रिय होने वाली प्रक्रिया होती है अगर हम चीज़ों को बार बार याद ना रखें तो। बार्टलेट ने कहा है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया होती है। जैकरनिक प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत है, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैकरनिक प्रभाव क्या है, कोई कार्य जिसे हम पूरा कर लेते हैं उसे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ अधूरे कार्य को नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया कोलबर्ग, ठीक है। मैंने उसको आपको आधा ही पढ़ाया और आधा वो रह गया। अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैम मैं आपसे पूछूंगी, अब हमारा कोर्स ऑलरेडी सारा कंप्लीट, तो सबके कमेंट्स आने लगे कि मैम आपने कोलबर्ग का तो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं किया। तो जेनरिक का प्रभाव यही कहता है कि हम जो कार्य कंप्लीट कर लेते हैं उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे अधूरे काम होते हैं उसको हम नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। विस्मरण के सिद्धांत, पहला है हास का सिद्धांत, जो एबिंगहॉस ने दिया है, और अनुप्रयोग का सिद्धांत डिस्यू, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है,
अगर हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो हम उसको भूल जाते, तो वही हमारा हास्कर नियम कहलाता है। फिर है हमारा बाधक या हस्तक्षेप सिद्धांत, जो व्यवहारवादियों ने दिया है, ठीक है। इसमें आता है आपका अग्रलक्षी और पूर्वलक्षी। अग्रलक्षी नया सीखने पे पुराना वाला बाधा पहुंचाए, पूर्वलक्षी नया सीखने पर पुराना, जब हम भूल जाते हैं, कोई हम नई चीज सीखते हैं तो हम पुराना भूल जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। समय बीतने के साथ स्मृति चिन्ह नष्ट नहीं हो जाते, बल्कि ये पुनः संगठित होकर विकृत हो जाते हैं और मौलिक संरचना से अलग, जिसे हम भूल जाते हैं, ये मौलिक संरचना से अलग मतलब हम उन्हें भूल जाते हैं, तो वही हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है। अभी प्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशनल थ्योरी, जो फ्राइड द्वारा दी गई है, इन्होंने कहा है कि जीवन में कई प्रकार की सुखद व दुखद घटनाएं होती है, परंतु दुखद घटनाओं को हम भूल जाते हैं। दुखद घटनाओं को भूलने में विशेष प्रकार के अभिप्रेरणा काम करते हैं, जिसे हम अभिप्रेरित विस्मरण कहते हैं। सपोज किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके थोड़े दिन बाद हम क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं और हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसके लिए कौन सी अभिप्रेरणा काम करती है? अभिप्रेरित विस्मरण काम करता है, ठीक है। फिर हमारा PQRST विधि, थॉमस और रॉबिन्स द्वारा दी गई है। इसकी आपको फुल फॉर्म लर्न करनी है। P प्रीव्यू पूर्वदर्शन, Q क्वेश्चनिंग प्रश्न, R रीड पढ़ना, S सेल्फ रिसाइटेशन आत्मपठन, T टेस्ट उसकी जांच करना। अच्छी स्मृति के क्या लक्षण होते हैं, गुड मेमोरी के क्या लक्षण होते हैं, उसको अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तीव्रता क्या होती है? रेपिटी, जल्दी से लर्न कर लेगा। यथार्थता, एकदम एक्यूरेसी के साथ याद करेगा। सीखे गए विषयों को लंबे समय तक याद रखना। प्रत्याह्वान करना, रिकॉल करना, दोबारा याद करने की कोशिश करें, उसे याद आ जाए। और सूझ एवं समझ के पढ़ना, तो ये हमारे अच्छी स्मृति के लक्षण होते हैं। ये हमारा टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट हो चुका है।